एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के 5 बागी नेता बीजेपी में शामिल हो गए। राजीव बंदोपाध्याय, वैशाली डालमिया, प्रबीर घोषाल, रथिन चक्रवर्ती और सारथी चैटर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ही उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। ये पांचों टीएमसी नेता शाम को ही चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली आए थे। इस दौरान पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी नेता मुकुल राय भी मौजूद थे। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुई वैशाली डालमिया ने कहा कि जनता ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया है और इस बार चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। देखिए, बीजेपी तो जीतेगी ही, क्योंकि पब्लिक नहीं है टीएमसी के साथ, पब्लिक ही नहीं है तो कैसे जीत पाएगी? क्योंकि इतना अत्याचार या इतना पब्लिक का जो सेवा नहीं कर पाए, तो इसलिए पब्लिक बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड है। और देखिए, हम लोग जो गवर्नमेंट में क्यों आए हैं? पब्लिक का सेवा करने के लिए। अगर ये सेवा ही नहीं कर पाए, पब्लिक को जो परिसेवा वो भी नहीं दे पाए, कोई रास्ता नहीं है मेरे क्षेत्र में, आप अगर देखिएगा सब टूटा हुआ है, तो ऐसे अगर होगा तो पब्लिक कैसे काम कर पाए? पब्लिक के लिए अगर हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे तो वहां पे टीएमसी में रह के फायदा नहीं था। इसीलिए हम लोग, पहले तो मैं निर्दलीय एमएलए बन गई, अभी मैं बीजेपी में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत पॉजिटिव हूं और कि आगे दिन सोनार बांग्ला बनाएंगे और आर नौ ऑन है और हम लोग कोई अत्याचार नहीं होने देंगे बंगाल में। सबको एहसास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही प्रदेश का विकास कर सकती है और टीएमसी की सरकार ने छलावा किया है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और जनता तो कर ही रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और एक सोनार बांग्ला का सपना जो स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, उसको सार्थक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। लगातार 5 साल देश का सबसे साफ, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर इंदौर अब एक वायरल वीडियो की वजह से खबरों में, जहां नगर निगम की गाड़ी ने शहर के बाहरी इलाके में वृद्ध बेसहारा लोगों को ले जाकर छोड़ दिया। खबर वायरल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई का आदेश दिया। अब कांग्रेस मांग कर रही है कि दोषियों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। भारत के सबसे साफ शहर के रैन बसेरा में ये बुजुर्ग वापस लौटे हैं, लेकिन कुछ बुजुर्गों के साथ कांग्रेस पुलिस के पास पहुंची है। आरोप है कि वीडियो में दिख रहे कुछ लोग गायब हैं, ऐसे में दोषियों पर अपहरण का मामला दर्ज हो। जो 14-15 लोग थे, 15 में मात्र 4 लोग मिले, वो बाकी 11 लोग कहाँ हैं उनका हमको पता मिलना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं वो कहाँ हैं उनकी जानकारी मिले। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में तो वो हैं, परंतु रैन बसेरा के अंदर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो कहाँ है उनका पता लगाना चाहिए। जो घूम गए उनका अपहरण में नाम केस दर्ज होना चाहिए। वो जो लगातार इंदौर से जो लगातार पहले घूमे, तो वो कहीं उसमें कोई मर जाता तो उसको जवाबदेही नगर निगम कर्मचारी और अधिकारी को होना चाहिए और 302 लगना चाहिए और अपहरण केस लगना चाहिए। उसमें उनका मुख्य मुद्दा है कि कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि 7 के लोगों उसमें वीडियो फुटेज उपलब्ध है। पुलिस उस वीडियो फुटेज का देखेगी। समानता उसमें अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचा है, ऐसी कोई बात है, पुलिस उसको तत्काल संज्ञान में लेकर उनको ढूंढेगी। इंदौर में शुक्रवार को शहर के बाहरी इलाके में हाईवे किनारे बुजुर्ग बेघर लोगों को रास्ते में छोड़कर भागते हुए नगर निगम के कर्मचारी कैमरे में कैद हुए थे। शिप्रा इलाके में ग्रामीणों के विरोध के बाद ये कर्मचारी बुजुर्गों को वापस ले जाने के लिए तैयार हुए। तस्वीरें किसी को भी झकझोरने वाली थीं। एक बुजुर्ग ट्रक के कोने में पड़े हुए, एक बूढ़ी महिला असहाय जिन्हें ट्रक पर चढ़ाया गया, वो भी विरोध के बाद। पहले तो निगम मानने को तैयार नहीं था कि ऐसी कोई घटना हुई है, वो सिर्फ ये कह रहा था कि कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है और परंपरागत रूप से भी ये निर्देश स्थायी रूप से हैं कि ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे या फुटपाथ पे हैं तो उनको रैन बसेरा ले जाया जाए। और अभी आयुक्त महोदय के बड़े कड़े निर्देश हैं कि इस तरह के ठंड आदि को देखते हुए रात में या मॉर्निंग आवर्स में कोई ऐसा दिखता है तो उसको रैन बसेरा ले जाएं, उसको रैन बसेरा में छोड़े, और यही कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने फौरन कार्रवाई के आदेश दिए। ट्विटर पर इसकी जानकारी भी साझा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जो उपायुक्त हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनको निलंबित किया, कार्रवाई के निर्देश दिए। आगे भी कहीं इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर विभाग से हम लोग स्पष्ट निर्देश जारी कर रहे हैं। बहरहाल अब बुजुर्ग रैन बसेरा में हैं,
कैमरे के सामने कम से कम प्रशासन और विपक्ष उनकी अच्छी देखभाल कर रहा है। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। 4 साल तक ये शहर देश के सबसे साफ शहरों में शुमार रहा है। ये तमगा हासिल करने की रेस में इस बार वो 5वीं बार मैदान में है। लेकिन अगर इसका मतलब गरीब बेसहारा बुजुर्गों से शहर को साफ करना है तो यकीन मानिए इससे गंदी तस्वीर और नहीं हो सकती। इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अभिनेता सोनू सूद ने इस हैरान करने वाली घटना पर कहा कि वो इन सभी को घर देना चाहते हैं, साथ ही लोगों से मदद की भी अपील की। कल एक न्यूज़ देखा था जहां पर बुजुर्गों को शहर की सीमा से बाहर रखने के लिए एक प्रयत्न किया गया। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मैं और आप हम लोग मिलकर इन्हें छत देने की एक कोशिश करनी चाहिए। मैं इन्हें इनका हक दिलाना चाहता हूँ, इन्हें इनके सर पे वो छत दिलाना चाहता हूँ और उनके खाने पीने का प्रबंध, उनका ध्यान रखने का प्रबंध करने की कोशिश करना चाहता हूँ। लेकिन ये आपके साथ के बिना बड़ा मुश्किल है और मैं कोशिश करूँगा कि इन्हें इनका हक मिल पाए। बच्चे अपने माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं, उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आप अपने माँ बाप को अपने साथ रखें, उनका ध्यान रखें। और आइए हम मिलकर इंदौर वासी और आप हम लोग सब एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें ताकि दोबारा कभी भी ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कभी भी अकेला महसूस ना करें। मैं आपके साथ हूँ। बिहार के सहरसा जिले में बेखौफ अपराधियों ने सुशांत सिंह राजपूत के भाई और यामाहा शोरूम के मालिक राजकुमार सिंह और उनके सहयोगी की गोली मारकर उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसमें सहयोगी हसन की हालत गंभीर बनी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के कजन राजकुमार सिंह सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में यामाहा शोरूम के मालिक। दोनों को जख्मी हालत में पास के नर्सिंग होम में इलाज के लिए ले जाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के प्रयागराज में प्रशासन ने जमीन माफिया की अचल संपत्तियों और इमारतों को ध्वस्त कर दिया। सरकारी और कानूनी नियमों के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई प्रशासन ने की। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस के मुताबिक शांतिपूर्वक तरीके से ये यात्रा निकाली गई और किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ। स्थिति नियंत्रण में। और अगर आप लग्जरी गाड़ियों के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। अहमदाबाद में ऑफलाइन लग्जरी कार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 2 दिन का यह आयोजन आज खत्म हो रहा है। प्रदर्शनी में फरारी, रेंज रोवर, मिनी कूपर, जैगुआर जैसे ब्रांड्स की गाड़ियां रखी गई। कुछ ऐसी भी गाड़ियां हैं जिनकी कीमत 75 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पक्षियों की तस्करी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से दुर्लभ प्रजाति के 650 से ज्यादा पंछियों को बरामद किया गया। आरोपी तस्करी के लिए जिस बस का इस्तेमाल कर रहे थे उसे भी जब्त कर लिया गया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर गुजरात के राजकोट में एक अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें उनसे जुड़े दुर्लभ डाक टिकटों को नुमाइश के लिए रखा गया। तो कोरोना महामारी के कारण 2020 सभी के लिए चुनौती भरा रहा। हर सेक्टर की तरह स्टार्टअप्स को भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ ने इसका अच्छी तरह से सामना किया तो कुछ बंद हो गया। बजट से पहले बेंगलुरु के युवा उद्यमी क्या चाहते हैं, देखिए सोनाक्षी चक्रवर्ती की यह रिपोर्ट। बेंगलुरु भारतीय स्टार्टअप की राजधानी। ये उन चुनिंदा शहरों में से है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्टअप पाए जाते हैं। लेकिन जब 2020 में कोविड महामारी का जाल फैला तो स्टार्टअप्स को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछले मई की नैस्कॉम रिपोर्ट के अनुसार लगभग 40% स्टार्टअप्स को अपना काम बंद करना पड़ा।
लेकिन लॉकडाउन के बाद हालात सुधरने की उम्मीद है। बेंगलुरु में रहने वाले सुमित शाह दुकान ऐप के सह संस्थापक हैं। इस ऐप का ख्याल लॉकडाउन के दौरान ही आया, जिसके जरिए कारोबार और स्टोर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर अपना सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। पिछला साल हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा था, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे और मंझोले कारोबार को हुई जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं थे। मुझे उम्मीद है इस बजट में जो लोग डिजिटल मंच पर जाना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन देगी, उन्हें कोविड जैसे अचानक आए खतरों के लिए तैयार करेगी। वैश्विक आर्थिक संकट और नौकरियां जाने का असर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा। इसी से निपटने के लिए बेंगलुरु की आकृति जोआना ने कहा माइंड की शुरुआत की। स्टार्टअप की शुरुआत में बहुत सी मंजूरियां लेनी पड़ती हैं। कारोबार करने में आसानी हो जाए। अगर केंद्र मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खुलकर बोले तो लोग भी ज्यादा आजादी से बोल पाएंगे। बेंगलुरु से सोनाक्षी चक्रवर्ती की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।